सोचिए साल का आखिरी दिन है और आपके हाथ में है सिर्फ एक अखबार। वो एक अखबार उस पूरे साल के बारे में, देश और दुनिया के बारे में क्या कुछ बता सकता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। मान लीजिए आज 31 दिसंबर 2025 है और हम अखबार की सुर्खियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साल कैसा रहा। चलिए देखते हैं कि ये खबरें हमें क्या कहानी सुनाती हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं देश की इकोनॉमी पर, वो इंजन जो देश को चलाता है। और यहाँ जो पहली कहानी सामने आती है वो तरक्की और सुधारों की है। सरकार की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 2025 को एक नेशनल मिशन की तरह याद रखा जाएगा। एक ऐसा साल जब भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। इसी आशावादी तस्वीर के साथ साथ एक और खबर है। देश के 9 बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में 5% की गिरावट आई है। तो ये इकोनॉमी की कहानी का एक दूसरा एंगल दिखाता है। मतलब तस्वीर सीधी साधी नहीं है। एक तरफ रियल एस्टेट में सुस्ती है तो दूसरी तरफ डिजिटल इकोनॉमी में जबरदस्त बूम। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से अब टोटल पेमेंट का लगभग 97.6% हिस्सा डिजिटल हो चुका है। साफ है कि इंडियन इकोनॉमी एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। पर ये जो डिजिटल क्रांति है ना, ये अपने साथ कुछ नए सवाल और नई चुनौतियां भी लेकर आ रही है। और यहीं से हम अपनी अगली कहानी पर आते हैं। इकोनॉमी के इस डिजिटल बदलाव के साथ साथ एक और मैदान में जंग छिड़ी हुई है। ये जंग है टेक्नोलॉजी, सरकार और हम जैसे यूजर्स की आज़ादी के बीच। चलिए इस डिजिटल बैटलफील्ड को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी अब इन स्क्रीन्स पर ही तो है। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस ऑनलाइन दुनिया के नियम कानून बनाएगा कौन? सरकार बनाएगी या फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? और सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। एक नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसके मुताबिक उन्हें अश्लील या पोर्नोग्राफिक जैसा कंटेंट हटाना होगा। इतना ही नहीं, किसी की नकल या सेक्सुअल कंटेंट की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आईटी एक्ट के तहत मुकदमे के लिए तैयार रहें। अब इस पूरी बहस के बीच में एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, सेफ हार्बर। ये समझिए कि ये एक कानूनी ढाल है। ये ढाल इन प्लेटफॉर्म्स को उनके यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये प्रोटेक्शन उन्हें तब तक मिलेगी जब तक वो सरकार के बनाए नियमों को मानेंगे। और कंट्रोल की ये कोशिश सिर्फ कंटेंट तक ही नहीं रुकी है, बात इससे भी आगे बढ़ गई है। जम्मू और कश्मीर के कई जिलों में तो वीपीएन के इस्तेमाल पर ही बैन लगा दिया गया है। वीपीएन जिससे यूजर्स ऑनलाइन अपनी पहचान छिपा सकते हैं। तो साफ है, ऑनलाइन गुमनामी पर भी लगाम कसी जा रही है। चलिए अब अखबार का अगला पन्ना पलटते हैं। देश की इकोनॉमी और डिजिटल दुनिया से निकलकर अब जरा देश के अंदरूनी मामलों पर नजर डालते हैं। राजनीतिक और सामाजिक मोर्चों पर क्या चल रहा है, क्योंकि यहां भी कई दरारें और विवाद सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है पुणे से। वहां बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था वो टूट गया है, और वो भी लोकल इलेक्शन से ठीक पहले। अब दोनों पार्टियां पब्लिक में एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रही हैं कि गठबंधन उनकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से टूटा। एक और मोर्चा खुला हुआ है सीमा सुरक्षा को लेकर, जिसमें केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आरोप है कि बंगाल सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठ होने दे रही है, बाढ़ लगाने के लिए जमीन तक नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भाई बॉर्डर की सुरक्षा तो बीएसएफ की जिम्मेदारी है, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, तो ये जिम्मेदारी केंद्र की हुई। पर ये जो दरारें हैं ये सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं, समाज के अंदर भी कुछ बहुत गहरी और दुखद दरारें हैं। देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की नस्लीय हमले में मौत हो जाती है, और इस एक दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब एक नए सख्त एंटी रेसिज्म एक्ट यानी नस्लवाद विरोधी कानून की मांग जोर पकड़ रही है। तो देश के अंदर ये सब चल रहा है, और इसी के साथ साथ भारत को दुनिया के मंच पर भी अपनी जगह बनानी है। और ये दुनिया भी कोई शांत जगह नहीं है। यहाँ भी माहौल काफी अशांत है और पावर के समीकरण लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी का ये बयान देखिए। वो कहते हैं, इस साल लोकल वॉर्स और सीमा पार के झगड़े दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे ज्यादा भड़के हैं। ये बयान अपने आप में बता रहा है कि दुनिया कितनी अनस्टेबल हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि इसी उथल-पुथल वाले माहौल में चीन खुद को एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर के तौर पर पेश कर रहा है।
यहाँ तक कि चीन ने यह भी दावा किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम करवाने में भी मदद की है। अब जहां चीन अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका। चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए अमेरिका अपनी एक बहुत पुरानी 19वीं सदी की पॉलिसी मॉनरो डॉक्ट्रिन को वापस ला रहा है। साफ संकेत है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच कंपटीशन का एक नया दौर शुरू हो रहा है और भारत को इसी के बीच से अपना रास्ता निकालना है। इस ग्लोबल चेस बोर्ड के बीच भारत भी चुप नहीं बैठा है। खासतौर पर अपने पड़ोस में वो काफी एक्टिव है, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश दौरा, और वो भी ऐसे समय में जब वहां एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत अपने आस पड़ोस को लेकर कितना अलर्ट है। तो जब 2025 खत्म हो रहा है तो एक दिन का अखबार हमें क्या दिखाता है? एक तरफ रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का दावा है तो दूसरी तरफ डिजिटल कंट्रोल की जंग। एक तरफ देश के अंदर राजनीतिक और सामाजिक दरारें हैं तो दूसरी तरफ एक अशांत दुनिया में अपनी जगह बनाने की चुनौती। ये सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक जटिल तस्वीर बनाती हैं। तो सवाल यही है कि 2026 की सुर्खियां क्या होंगी? क्या ये विरोधाभास और बढ़ेंगे या भारत इनसे पार पाकर कोई नई कहानी लिखेगा?